तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 1 जून और 1 जून के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये कि लगभग 20 मिनट का वीडियो मैंने शूट कर लिया था और उसके बाद में ये पता चला कि बीच में वीडियो पॉज हो चुका है और रुक चुका है 10 मिनट बाद में। अगर मैं 10 मिनट का भी सेव रखती हूँ तो फिर आप लोग कहोगे कि मैडम एक ही वीडियो में समेट दिया कीजिए, तो मुझे वो भी हटाना पड़ा और मैं फिर से इसे मतलब वापस से शूट कर रही हूँ। तो कोई नहीं, वीडियो तो आपके सामने आ जाएगा 5 बजे तक। आज मैं वैसे टाइम पे हूँ। तो दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आज 1 जून है और कोई बड़े दिवस के रूप में देखें तो आज दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस है। तो यह कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 1 जून को मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य कृषि संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी। तो यूएनओ का जो दोस्तों खाद्य कृषि संगठन है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस दिवस की शुरुआत की थी। अच्छा ये बताइए कि इस बार का नोबल पीस प्राइज़ किसे मिला है? अब आई होप कि ये चीज़ आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी पड़े, क्योंकि दोस्तों 2-3 चीज़ें ऐसी होती है, भारत रत्न, नोबल पुरस्कार, है ना, ये इतने बड़े पुरस्कार होते हैं कि ये 2 चीज़ें तो कम से कम 2 पुरस्कार तो हमें याद होने चाहिए। और नोबल में भी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है पीस प्राइज़ ही। तो आई होप कि आप इसे गूगल पे सर्च ना करो, आपको बिना सर्च किए आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। नोबल पीस प्राइज़ इस बार भी किसी एक संस्था को मिला है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ वो किसे मिला था, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 2001 में दोस्तों विश्व खाद्य कृषि संगठन ने इस दिवस की शुरुआत की थी। अगर भारत की बात करें कि क्या भारत में भी कोई राष्ट्रीय, ये तो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, क्या भारत में कोई राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है? तो जी हाँ, भारत में भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर 26 नवंबर को 2014 से शुरू किया था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में आपको पता है कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। तो दोस्तों उनकी जयंती पर 26 नवंबर को हमने उनको मतलब उनको सम्मान देने के लिए उनकी जयंती पर हमने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाना शुरू किया 2014 से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मनाया जाता है 26 नवंबर को और विश्व में मनाया जाता है 1 जून को। तो हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है आज 1 जून को और जो हमारा राष्ट्रीय आता है वो है 26 नवंबर को। अच्छा ये बताइए 26 नवंबर को क्या कोई दूसरा दुग्ध दिवस, 26 नवंबर को क्या कोई दूसरा दिवस भी बनाया जाता है? कोई इंपॉर्टेंट डे एक और है क्या 26 नवंबर को? वो भी आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों अगर भारत की बात करें कि भारत की बात करें दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोनों दुनिया में पहला स्थान है भारत का दूध उत्पादन में। और अगर बात करें कि भारत में पहला कौन सा राज्य है दूध उत्पादन में, तो यूपी है दोस्तों। और इस बार के थीम की बात करते हैं तो इस बार की थीम है डेयरी सेक्टर में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर, ये है इस दिवस की थीम। तो छोटी छोटी सी 3-4 चीज़ें याद की कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आता है 1 जून को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आता है 26 नवंबर को, और वर्गीज कुरियन की याद में जो श्वेत क्रांति लाए थे भारत में, उनकी याद में मनाया जाता है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और इस बार की थीम है डेयरी सेक्टर में स्थिरता, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक प्रोग्राम चला गया है दिव्यांग मित्र प्रोग्राम, एक्चुअली कुछ और है और इसमें जो कार्य करने वाले हैं उनको दिव्यांग मित्र नाम दिया गया है। तो दोस्तों कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, है ना, कि दिव्यांग मित्र से आप क्या समझते हो, कौन होते हैं, क्या काम करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा, नैनो मैगज़ीन से ये खबर मैंने उठाई है, तो थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मतलब नैनो मैगज़ीन मतलब पीआईबी मैगज़ीन से मैंने ये खबर ली है। बिकॉज़ मैं किसी की जो मैगज़ीन पढ़ती हूँ वो सर नैनो मैगज़ीन करके उस पीआईबी को पढ़ाते हैं, तो मुझे वो ही याद रहा है, तो वहाँ से मैंने खबर ली है कि मुझे अच्छी लगी। तो दोस्तों हमारे केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजन के लिए 6 महीने का कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम ये है CBID, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है। किसने चलाया है? हमारा जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है दोस्तों, उसने, केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने चलाया है। और किसके लिए चलाया है? दिव्यांगजन के लिए। तो दोस्तों हमारी जो ये जो मंत्रालय है सोशल जस्टिस वाला, इसने 6 महीने के लिए दिव्यांगजन के क्षेत्र में, मतलब दिव्यांग और जन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए कार्यक्रम चलाया। इसका नाम है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी बेस्ड मतलब जन आधारित, इंक्लूसिव मतलब समावेशी विकास, है ना। तो समावेशी विकास तो किसका करना है, दिव्यांगजन का, और किसकी सहायता से करना है, कम्युनिटी की सहायता से करना है ना। तो नाम से जैसा कि स्पष्ट है बिल्कुल वैसा ही है प्रोग्राम है। सीबीआईडी काम करने का एक तरीका है जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांग लोगों का सम्मान किया जाए, उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों में समान आधार दिया जाए, आधार के आधार पर उनके समुदायों में शामिल किया जाए। यह एक जन केंद्रित, समुदाय संचालित और मानव आधारित प्रोग्राम है। तो दोस्तों सीबीआईडी हमें एक तरीका सिखाता है काम करने का कि हम हर क्षेत्र में दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को साथ लेके चलेंगे, है ना। और यह जन केंद्रित, समुदाय संचालित और मानव आधारित, जन केंद्रित मतलब लोगों के सहयोग से ही, कम्युनिटी के सहयोग से ही, और मानव आधारित जैसे कि हर किसी के अधिकार होते हैं दोस्तों, दिव्यांगों के भी अपने मानव अधिकार हैं। तो हम अगर उनके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, उनको अपनी बराबरी पे लेके चलेंगे, तभी तो उनके मानवाधिकार सुरक्षित होंगे। तो इस क्षेत्र में यह प्रोग्राम कार्य करता है। तो दोस्तों कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक पूल बनाना है कि जो कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि क्रॉस डिसेबिलिटी मुद्दों को संभाला जा सके और समाज में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। दोस्तों यह काम क्या करता है, यह क्या करता है, सामुदायिक स्तर पर जितने भी वॉलेंटियर्स चूज़ करेगा, है ना। सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर हमारे काम कौन करता है, हमारी करती है आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर, यही सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम करती है। तथा ये 2-3 तो होंगे ही, और इनके साथ मिलकर जो भी वॉलेंटियर्स हैं, मतलब जो स्वेच्छा से सहायता करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, उनको शामिल किया जा सकेगा ताकि डिसेबिलिटी वाले मुद्दों को समाज में संभाला जा सके और विकलांग व्यक्तियों को समाज में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मतलब और ज़्यादा लोग आगे आए। ठीक है। कार्यक्रम को इन श्रमिकों के बीच में योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की क्षमता बढ़ा सके। और इन श्रमिकों को दिव्यांग मित्र, दोस्तों ये जो वॉलेंटियर्स होंगे इनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इनको कुछ कौशल भी प्रदान किया जाएगा, फिर ये इनको सिखाएंगे दिव्यांगों को। तो दोस्तों ये जो श्रमिक होंगे, जो दिव्यांगों की सहायता करेंगे, जो वॉलेंटियर्स होंगे, इनको बोला गया है दिव्यांग मित्र। ठीक है। तो इनको, तो आप समझ गए दिव्यांग मित्र किसे कहते हैं। सीबीआईडी कार्यक्रम में जो दिव्यांगों को सिखाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जो वॉलेंटियर्स चुने जाएंगे, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए, वो जो चुने जाएंगे उनके लिए भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं, उनको भी कुछ ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद में वो दिव्यांगों की सहायता करेंगे। तो इनको दिव्यांग मित्र बोला गया है। राष्ट्रीय भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत पुनर्वास में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा और पुरस्कार प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों शायद इनको हो सकता है कुछ पैसे भी दिए जाए और उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे ताकि मोटिवेशन से और ज़्यादा कार्य कर सके। ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये है फेक बस्टर। तो दोस्तों मुझे, क्योंकि एक तो ये भारत के यूनिवर्सिटी मतलब क्षेत्रों के द्वारा, भारत के संस्थान के द्वारा इनोवेट किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा आज के टेक्नोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा फेक बस्टर। तो दोस्तों ये क्या है, पंजाब की जो रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, आईआईटी है पंजाब के रोपड़ में, जो उस संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश विश्वविद्यालय के साथ मिलकर फेक बस्टर नाम का एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है जो बिना किसी की जानकारी के आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाले धोखेबाजों का पता लगा सकेगा। दोस्तों यह काम क्या करेगा, देखो होता क्या है कि जैसे देखो कोरोना का ज़माना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं, है ना। क्या होता है कि जैसे कि ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो वर्क फ्रॉम होम में जूम पे मीटिंग्स होती है ना। तो जूम पे वैसे तो नॉर्मली हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन जूम पे एक साथ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सारी अपनी मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन वो जूम पे ही कर रही है। इवन भारत सरकार के लोगों के द्वारा भी, जो मतलब हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा भी मीटिंग जूम पे ही आयोजित की जा रही थी। तो दोस्तों जूम पे भी बहुत सारे आरोप लगे थे कि जूम हमारा डेटा लीक कर रहा है, हमारे मीटिंग्स की डेटा लीक मतलब मीटिंग्स में हम जो बातचीत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लीक हो रही है। और ये होता है, और ये सिर्फ आधिकारिक मीटिंग्स से ही संबंधित नहीं है दोस्तों। हम अगर नॉर्मली वीडियो कॉल किसी से करते भी हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम सेफ़ हैं, लेकिन कोई ना कोई दोस्तों थर्ड पर्सन होता है जो हो सकता है हमारी बात सुन रहा हो और हमारी चीज़ें देख रहा हो, है ना। तो ऐसा क्योंकि हम जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दोस्तों उतनी ज़्यादा रिस्क भी हमारे साथ में रहती है। और ये बिल्कुल, क्योंकि कोरोना में ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ी है तो रिस्क भी और ज़्यादा बढ़ा है ना।
तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है कि इन सारी चीज़ों के लिए कि ये जो कह रहा है फेक बस्टर में कि एक ऐसा डिटेक्टर का निर्माण इन्होंने किया है कि बिना किसी जानकारी के आभासी सम्मेलन मतलब जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन, जो मीटिंग्स में भाग लेने वाले ऑफिशियल लोग हैं उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी वहाँ उस चीज़ में घुस रही है, छेड़छाड़ कर रही है, टेम्परिंग कर रही है, तो उसका तुरंत यह डिटेक्टर पता लगा देगा। तो दोस्तों कितनी शानदार चीज़ हो गई कि अगर मतलब अभी तक हमें पता नहीं चलता था कोई हैकर अपने फ़ोन को हैक कर रहा है, अगर अपन वीडियो कॉल कर रहे हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, भारत सरकार भी तो अब कहीं भारत सरकार के जो लोग हैं वो थोड़ी ना कहीं जा रहे हैं। जैसे हमने अभी कल पढ़ा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री गए थोड़ी हैं, ये सारी मीटिंग्स ऑनलाइन ही तो हुई हैं। तो ऑनलाइन दोस्तों ऐसी मीटिंग होती हैं तो इसमें कितनी सारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें भी होती हैं, है ना। ये तो चलो सिंपल मीटिंग थी, कई बार डिफेंस जो ये होते हैं समझौते ये भी होते हैं ऑनलाइन। तो सोचो आप कि इसमें कोई थर्ड पर्सन इनकी बातें सुन रहा हो, मान लो चाइना ने हमारी ये चीज़ें हैक कर रखी और वो हमारी चीज़ें सुन रहा हो, तो देश की सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। तो दोस्तों इस चीज़ में कि अगर अब कोई भी थर्ड पर्सन इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो ये डिटेक्टर तुरंत उसे पकड़ लेगा, और इस डिटेक्टर का उन्होंने नाम दिया है फेक बस्टर, ठीक है। इसके अलावा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिटेक्टर किसी को बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ किए गए चेहरों का भी पता लगा सकता है। दोस्तों होता क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे ऐप आ गए हैं कि हमें पता है कि कोई भी अगर कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ कर रहा है तो वो तुरंत हमें पता लग जाता है, पता ही नहीं लगता है कि भाई इस तरह की छेड़छाड़ हो रही है कि मीटिंग्स में कुछ हो मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। मैं सोच रही थी मेरा वीडियो शायद वापस से पोज हो गया, क्योंकि पिछली बार में 11:26 का ही पोज हुआ था। मुझे लग रहा था कि शायद ये वापस पोज हो गया, लेकिन शायद ये चल रहा है। आई होप कि मैं थर्ड बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे फिर से रिकॉर्ड ना करना पड़े इसे, है ना। कोई नहीं, शायद तब की बार सही होगा। तो दोस्तों होता क्या है, आजकल इस तरह के ऐप आते हैं कि नीचे दोस्तों शरीर किसी का होता है और फेस उस पर किसी और का लगा दिया जाता है, और एक्चुअल में होता ये है कि हमें उस इमेज का पता भी नहीं चलता है कि यह फेस किसी और का लगाया गया है। एक्चुअल में ये पर्सन जो है ही नहीं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। कि आपको पता है राहुल गांधी के कितना सारे मजाक बनते हैं ना, और ये तो छोड़िए, फोटोज़ तो छोड़िए, आजकल तो वीडियो भी ऐसे बनते हैं दोस्तों की वीडियो में भी पूरा फेस उसका लगा दिया जाता है किसी और पर्सन का, और फिर उनको दोस्तों बहुत सारे ब्लैकमेलिंग के मैटर आते हैं और सोशल मीडिया पे वैसे वीडियो आ जाते हैं। तो हर कोई थोड़ी ना समझता है कि, और हम इवन इतने रियल लगते हैं वो कि हम पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि ये फेक है कि रियल है ना। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए भी दोस्तों यह है कि किसी को बदनाम करने के लिए, मजाक बनाने के सोशल मीडिया पर कोई वीडियो से अगर टेम्परिंग की गई है ना किसी भी फोटो से, वीडियो से, तो उसको तुरंत पकड़ लेगा फेक बस्टर। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है कि भाई वर्तमान में ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें पता है दोस्तों नेताओं के कितने सारे वीडियो वायरल होते हैं और वो हर एक वीडियो के लिए क्या बोलते हैं, हर एक वीडियो के लिए कि ये तो मैं हुई नहीं, ये तो नकली वीडियो है। फोटोज़ के लिए भी कोई ब्राइब लेते पकड़ा जाता है, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई गलत काम करते हुए दिखाया जाता है, तो कि ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे तो बदनाम करने की साजिश की गई है। तो हो सकता है दोस्तों, वैसे ज़्यादातर नेता करप्ट ही होते हैं, मुझे नहीं लगता कोई नेता अच्छा होता होगा, लेकिन दोस्तों कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं ना, तो उनके साथ हो सकता है वो सच में बेचारे ट्रैप में फंस रहे हो, उनके साथ सच में ऐसा हो रहा हो। तो दोस्तों उस चीज़ का पता लगाने में भी डिटेक्टर 1 सेकंड में उसका पता लगा देगा कि ये इसकी फ़ोटो नहीं है, इसके साथ टेम्परिंग की गई है। तो दोस्तों देखिए, अब ये फेक बस्टर ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आए। जैसे कि देखो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम जो डेली पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, हमने मान लो 6 महीने तक पढ़ा, हमारी प्री 6 महीने बाद हो रही है, 4 महीने बाद हो रही है, तो क्या 4 महीने बाद हमने कितनी सारी न्यूज़ पढ़ ली, तो क्या वो ऐसे की ऐसी न्यूज़ आ जाएंगी? जी नहीं, उसमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट मिलेंगे जो हमने पढ़े हैं। तो फिर हम कैसे, मतलब क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों कि हम इस न्यूज़ के माध्यम से ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमारे दिमाग को इतना मतलब वाइड बना ले कि इन चीज़ों को कहाँ उपयोग करना है ये हम सीखें। देखो कल परसों मैंने आपको गुटनिरपेक्ष वाली न्यूज़ सिर्फ इसलिए बताई, मैंने कहा कि वर्तमान में ये बातें चल रही हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैल्यू नहीं करता है। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो भारत ने 59 देशों को ये जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में वैक्सीन भेजी
टेक्नोलॉजी है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत भाई बहुत जो सपोर्ट है, जो मतलब आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को उतना ही महत्व देता है जितना पहले देता था। ये चीज़ इस चीज़ को सिद्ध करती है। तो हमने एक पुराने क्वेश्चन को करंट से रिलेट कर दिया, तो वो हमारा क्वेश्चन बड़ा शानदार हो गया। अब जब हम बात करेंगे इस खबर की फेक बस्टर की, तो मैं ये कह रही हूँ कि इस बार कोरोना का ज़माना है। देखो ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, डिजिटल मीटिंग्स हुई हैं, वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो वैसे भी क्वेश्चन आता है। और इस बार 100% गारंटी है दोस्तों कि या तो ऑनलाइन एजुकेशन से या डिजिटल मीडिया से, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में इतना बड़ा कानून आया है, तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के पोज एंड क्रोन्स पूछ लेंगे, मतलब अच्छाई और बुराई पूछ लेंगे, किस तरह से डिजिटल मीडिया वरदान होने के साथ साथ अभिशाप भी है, सिद्ध करते हुए बताइए, है ना। तो दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा कोई या तो निबंध आ जाएगा, या कोई पैराग्राफ आ जाएगा, कोई पल्लवन आ जाएगा, हिंदी में निबंध आ सकता है, इंग्लिश में आ सकता है, किसी भी चीज़ में आ सकता है, और 100% ऐसा आएगा, है ना। तो दोस्तों अगर वो आता है तो देखो हम नुकसान बताएंगे कि भाई हमारे डेटा लीक होते हैं, प्राइवेसी पे हनन, प्राइवेसी पे भी बहुत ज़्यादा हनन होता है ना, और कई बार दोस्तों फ्रॉड भी होता है। लेकिन जब उसकी हम फिर उसकी जो उसमें जो सुधार करेंगे, है ना, उसमें बचाव के उपाय बताएंगे, है ना, वे फॉरवर्ड करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ऐसी चीज़ों से बचा भी जा सकता है। देखो हम लोग क्या हुए हैं दोस्तों, हम लोग डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट हम डिजिटल एजुकेट नहीं हुए हैं। आज भी हम डिजिटल रूप से बेवकूफ़ हैं, हमें चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी आती हैं, है ना। हम सिर्फ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहना नहीं आता है। हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारे जैसे ठीक है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लॉक करके रखते हैं, पासवर्ड उसी फ़ोन में सेव कर लेते हैं। अरे भाई किसी ने तेरी ईमेल आईडी हैक ही कर रखी है, तो ये पासवर्ड छोड़ेगा क्या? ईमेल आईडी हैक है मतलब पूरा फ़ोन हैक है, तूने पासवर्ड भी उसी में सेव कर रखे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। अगर कहीं से हमारे पास किसी जैसे कि कोई अनजान ईमेल एड्रेस से हमारे पास मेल आ रहा है, तो उस लिंक को कभी नहीं खोलना चाहिए। कई बार हम खोल लेते हैं, कई बार हमारे पास मैसेज या कॉल आता है कि आप इतने रुपए का इनाम जीत गए हो, हमने आपको लिंक भेजा है, आप कैश विड्रॉ करने के लिए इस लिंक पे, और लिंक पे जैसे ही हम वो करते हैं और जो हमारे अकाउंट है वो खाली हो जाता है। कई बार फ़ोन आता है कि हम आपका क्रेडिट कार्ड रिकवर कर रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल दे दीजिए, OTP आया होगा, OTP दे दीजिए, और हम दे देते हैं, तो इससे हमारे खाते खाली हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी समझदारी की बात है, बैंक कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है। बैंक कभी भी हमसे खाते की डिटेल नहीं पूछेगा, OTP नहीं पूछेगा, कभी किसी नए ईमेल एड्रेस से हमें कोई मेल को ओपन नहीं करना है। अगर इंटरनेशनल नंबर से कोई कॉल आता है तो उसे रिसीव ही नहीं करना है ना। ऐसी चीज़ें हम खुद, और हमारे फ़ोन में एंटीवायरस रखना है, सिक्योरिटी हमको खुद को बना के रखनी है। अपने पासवर्ड जो भी अच्छी मतलब जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं उनका 2-3 महीने में पासवर्ड चेंज करते रहना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। फ़ोन को जल्द से जल्द अपडेट करना होता है। कई बार क्या होता है फ़ोन लोग अपडेट ही नहीं करते हैं, तो है ना, जो फ़ोन अपडेट नहीं करते हैं उनके फ़ोन को हैक करना बहुत ईजी हो जाता है, और जो लगातार अपडेट करते रहते हैं उनके फ़ोन को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों जब हम सोशल मीडिया में इन सारी चीज़ों से बचाव के उपाय बताएंगे, तो उसमें हम यूज़ करेंगे फेक बस्टर। तो उसमें जब हम फेक बस्टर हमने यूज़ कर दिया, इस तरह के उदाहरण दे दिए कि भाई हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसी भी चीज़ें बन रही हैं और इनका हम उपयोग कर सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल आप अलग से लिख लेना, है ना। ये एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं और आगे बहुत सारे आएंगे, तो इनका उपयोग हम अपने क्वेश्चन को और शानदार बनाने के लिए कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों करंट हमेशा वैल्यूएबल होता है कि करंट के क्वेश्चन हमारे पास भले ही 2, 3, 4, 5 आए डायरेक्ट, लेकिन उसे इनडायरेक्टली हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, हर जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। वर्तमान में महामारी के वर्तमान परिदृश्य में जब अधिकांश आधिकारिक बैठकें और काम ऑनलाइन किया जा रहा है, तो यह स्टैंड अलोन समाधान है कि एक उपयोगकर्ता यह पता लगाने में सक्षम बनता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वीडियो में हेरफेर या स्पूफ तो नहीं किया गया है। मतलब यह एक जो डिटेक्टर है, यह है फेक बस्टर, हमें अच्छे से बता देगा कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसी ने हेरफेर तो नहीं की है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। चाइना की 3 चिल्ड्रन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इस
बात करना बनता भी है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश भी है और हमारे साथ गहरे संबंध वाला देश भी है। वो संबंध चाहे अच्छे हों बुरे हों, लेकिन बिल्कुल हमारी बहुत बड़ा एक पड़ोसी देश है जो हमारे साथ बहुत बड़ी सीमा रखता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिसी है दोस्तों, चीन में 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी गई है। पहले दोस्तों 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1 चाइल्ड पॉलिसी, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। 71 साल में जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे धीमी होने से यह फैसला लिया है दोस्तों। 71 सालों में सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि दर रही है इस बार कहाँ पे, चाइना में। अब चाइना को कई तरह के डर सताने लगे हैं, इसलिए इन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है। ठीक है, तो क्या है यह डर। चीन ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी में 5 साल में ही बदलाव कर दिया है। चीन सरकार के मुताबिक अब शादीशुदा जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी गई है। 5 साल पहले दोस्तों इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी और इसे तुरंत बदल दिया गया है और अब इन्हें इजाज़त दी गई है 3 चाइल्ड पॉलिसी की। ठीक है, चीन में बच्चों को लेकर पहली पॉलिसी 70 के दशक के अंत में बनाई गई थी। तब ये तय किया गया था कि शादीशुदा जोड़े केवल 1 बच्चा पैदा कर सकेंगे और यह फैसला देश की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो है चाइना और दूसरे नंबर पर है इंडिया। तो दोस्तों इंडिया ने अभी तक 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना रखी है। चाइना ने 70 के दशक में 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना दी थी और कह दिया था कि 1 से ज़्यादा बच्चा किसी के होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपना ली। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों उसने 5 साल पहले अपनाई 2 चाइल्ड पॉलिसी। और ये पॉलिसी इन्होंने क्यों अपनाई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय में चाइना की जो तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ रही थी, बहुत तेज़ गति से, तो उन्हें लगा कि भाई ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए लगाई थी। इस पॉलिसी में 2016 में बदलाव किए गए। 70 के दशक में तो 1 चाइल्ड अपनाई गई, फिर 2016 में दोस्तों इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई और 5 साल के बाद पॉलिसी अब फिर बदल दी गई और अब चीन में 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है वर्तमान में। ठीक है, चीन सरकार ने 20 दिन पहले यानी 11 मई को 10 साल की जनगणना के आंकड़े जारी किए। अब ये किया क्यों गया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर नई जनगणना आई है। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2011 से 20 के बीच में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 5.38 ही रही है। ठीक है, और यह 2010 में 5.84% थी। मतलब हर 10 साल से, जैसे हमारे 10 साल से जनगणना होती है वैसे ही चाइना में भी 10 साल से जनगणना होती है। तो इस बार जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों वो रही है 5.38%, मात्र 5.38%, जो पिछली बार में 5.84% थी जब 2010 में जनगणना की गई थी। और आपको पता है हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, लगभग 17% के आसपास है हमारे यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5.38 है। जाहिर है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। अब चीन के विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ पे कम हो रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन उसमें एक रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार को अब यह डर सताने लगा है कि भविष्य में कहीं देश में काम करने लायक सही उम्र के लोगों की कमी ना हो जाए। अब देखो दोस्तों, किसी के देखो एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, किसी के क्या मतलब सबके उन्होंने एक ही बच्चा, 2 बच्चे भी 5 साल पहले ही किए हैं, एक ही बच्चा पैदा हो रहा है। तो आप ही सोचिए कि एक तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही बच्चा पैदा होता है। ऑब्वियसली यंग जनरेशन की कमी तो आएगी। ऊपर से चाइना डेवलप भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रहा है, तो प्रौढ़ लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है दोस्तों उतनी ज़्यादा हमारी जो औसत आयु है उसमें वृद्धि होती जाती है। बिकॉज हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी होती हैं, तो हम लोगों को मरना नहीं देते हैं, जो मृत्यु दर है वह कम हो जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर हो रहा है कि जो प्रौढ़ भी क्या, वृद्ध लोगों की जनसंख्या तो बढ़ रही है, बिकॉज बच्चे तो वो पैदा ही नहीं करने दे रहे, तो यंग लोगों की जनसंख्या बहुत कम हो रही है। तो चाइना को अब यह डर लगने लगा है, बिकॉज चाइना के पास में इंडिया दूसरे नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे। सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स है। वर्किंग फोर्स मतलब जितने ज़्यादा जवान लोग होंगे उतने ही ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा होंगे। यही तो पावर है इंडिया और चाइना की। भाई खुद के पास में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे श्रमिक काम करने के लिए। यंग जनरेशन जितनी ज़्यादा होती है उतने ही तो ज़्यादा दोस्तों श्रम करती है वो, है ना। दोस्तों उनको डर लग रहा है कि इतना चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग ही तो चाइना का, मैन्युफैक्चरिंग में हब है चाइना। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पता है वर्क फोर्स चाहिए। अगर वर्क फोर्स ही नहीं रहेगा तो चाइना की तो पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना।
तो इसलिए एक तो ये डर हो गया कि भाई कहीं वर्क फोर्स कम ना हो जाए हमारी। दूसरा, पिछले साल चीन में 12 लाख बच्चों ने जन्म लिया था और देश में जनगणना के मुख्य अधिकारी निंग झिंगे के मुताबिक 4 साल में हम बच्चों की कम होती जन्म दर यानी बर्थ रेट देख रहे हैं और भविष्य के लिहाज से ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और सुपर पावर है। अगर इसी रफ्तार से वर्क फोर्स कम होता गया तो भौगोलिक हालात भी तेज़ी से बदलेंगे। दोस्तों ये बहुत बार मतलब इस पर कितने सारे एडिटोरियल आ चुके हैं, भास्कर में भी, पत्रिका में भी, हिंदू में भी, कि अगर चाइना की जो वृद्धि दर है, जब से चाइना के डेटा आए हैं जनगणना की वृद्धि दर इसी दर से कम होती रही ना, तो पूरा विश्व का जो आंकड़ा है वह गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज देश मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स इंडिया के पास और चाइना के पास 2 ही जनों के पास है। अगर जो सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स वाला कंट्री अगर वर्कफोर्स की कमी से जूझ रहा है तो दोस्तों वहाँ सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। तो इसलिए भौगोलिक हालात भी तेज़ी से बदलेंगे और इसका असर पड़ेगा चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर और सेना पर। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सेना, बहुत बड़ी सेना रखता है चाइना। और क्यों रखता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो सेना भी कम हो जाएगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। झिंगे मानते हैं कि चीन के युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा होना भी चिंता की वजह है। इससे क्या होता है, खर्च बढ़ेगा, आमदनी कम होगी। जितने ज़्यादा वृद्ध लोग होंगे दोस्तों, खर्च तो उतना ही बढ़ेगा ना, और वृद्ध हो जाएंगे तो पैसे कमा नहीं सकेंगे, आमदनी भी कम होगी। पेंशन और दूसरे उपायों पर भी उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब बच्चे तो आ नहीं रहे हैं नए और बूढ़े मर नहीं रहे हैं, तो बूढ़ों की पेंशन चलती रहेगी, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी मुफ्त होती है इन देशों में। तो उन सब में चाइना सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और इकोनॉमी जैसे अब चल रही है उससे बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों 3 चिल्ड्रन पॉलिसी लाई गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि 3 चिल्ड्रन पॉलिसी चाइना में क्यों लाई गई है और क्या सिचुएशन थी पहले। तो पहले दोस्तों यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी थी 70 के दशक में, फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है। और ये लाने की वजह है दोस्तों चाइना की जनगणना 2020 में जो जनगणना आई है वहाँ पे वृद्धि दर सिमट कर इनके 5.38%, मात्र 12 लाख बच्चे एक साल में यहाँ पे जन्मे हैं, तो वो बहुत कम है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, थीटू द्वीप, तो मैंने सिर्फ ये इसलिए दिया है कि ये कई बार सिचुएशन पूछ ली जाती है, तो कोई द्वीप विशेष चर्चा में रहता है। तो थीटू द्वीप दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस ने अपनी थीटू द्वीप पर चीन की अवैध गतिविधियों का विरोध किया है। चीन की हमेशा की आदत है, जो भी दक्षिणी चीन सागर या फिर हिंद महासागर में जो भी द्वीप हैं दोस्तों, इनको ये बख्शता ही नहीं है, अपनी सेना भेज देता है। तो ऐसा ही एक बेशर्मी वाला काम चीन ने फिर से किया है और थीटू द्वीप पर उसने अवैध गतिविधियाँ की हैं। और बेचारे फिलीपींस ने डरते डरते दुनिया के सामने ये बात बताई है कि भाई हमारा थीटू द्वीप है जिसमें चीन आके फिर से दखल अंदाजी कर रहा है। और थीटू द्वीप की सिचुएशन देखें तो दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक द्वीप है जिसे फिलीपींस में पग आशा द्वीप के नाम से जानते हैं, पग आशा द्वीप बोलते हैं फिलीपींस में लोकल में। थीटू द्वीप के बारे में बस आपको इतना सा याद रखना है, कई बार क्या होता है कंट्रोवर्सी होती है तो उस चीज़ की लोकेशन पूछ ली जाती है। तो दोस्तों ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है और फिलीपींस का द्वीप और चाइना इसमें इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। एक दोस्तों नैनो यूरिया चर्चा में था, तो नैनो यूरिया क्या है आखिर? ये नैनो यूरिया, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे मेंस में। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा अगले महीने से नैनो यूरिया लॉन्च किया जाएगा। तो संस्था का नाम क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, है ना, ये संस्था करेगी अगले महीने से। इसमें क्या होगा दोस्तों, 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की कीमत है 240 रुपये। 500 मिलीलीटर मतलब सिर्फ 500 मिलीलीटर यूरिया 240 रुपये का हमें मिलेगा। और ये जो 500 मिलीलीटर यूरिया है, नैनो यूरिया है, 45 किलोग्राम की एक यूरिया की बोरी के बराबर होगा। जितना 45 किलोग्राम की यूरिया की बोरी काम करती है ना, उतना काम सिर्फ ये 500 मिलीलीटर यूरिया करेगा, इसलिए इसे नैनो यूरिया का नाम दिया गया है। दोस्तों 45 किलो की बोरी एक तरफ 500 मिलीलीटर यूरिया, सोच सकते हो कितना ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। ये वही चीज़ें हो गई दोस्तों, पहले कंप्यूटर कितने बड़े हुआ करते थे, पहले एक जो सीडी होती थी वो कितनी बड़ी होती थी, और आजकल क्या होता है पेन ड्राइव में कितनी सी चिप होती है ना। तो वही सारी चीज़ें कि हर चीज़ को नैनो रूप दे दिया गया है। तो आज तक तो दोस्तों ऐसी चीज़ों को
टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को ही दिया गया था, अब खाद वगैरह को भी इतना छोटा रूप दे दिया गया है और काम उतना का उतना ही है ना। तो इसलिए इसे नैनो यूरिया नाम दिया गया है कि मतलब 45 किलो की एक यूरिया की बोरी और उसके बराबर 500 मिलीलीटर यूरिया, है ना, तो वो काम करेगा। इससे दोस्तों फ़र्क क्या होगा, इससे खेती की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों एक तो हम 45 किलो यूरिया खरीद के लाएँ, एक हम 240 रुपये का 500 मिलीलीटर यूरिया खरीद के लाएँ, ओब्वियसली कम पैसे देने पड़ेंगे, उपज में वृद्धि होगी, ओब्वियसली ये अच्छा भी काम करेगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। साथ ही यूरिया की खपत में कमी आने से सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि भी कम होगी। एक तो दोस्तों 500 मिलीलीटर पे सब्सिडी देनी पड़ेगी और एक 45 केजी पे सब्सिडी देनी पड़ती थी, तो ऑब्वियसली सब्सिडी बहुत कम देनी पड़ जाएगी सरकार को, तो सरकार के भी पैसे बचेंगे, किसान को भी फ़ायदा होगा, दोनों ही चीज़ें इसमें की जाएंगी। तो दोस्तों ये 100% 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो नैनो यूरिया, तो ये 5-6 लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ऐसे कैसे लिख लेना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो है क्या, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा बनाया गया है। 500 मिलीलीटर यूरिया 240 रुपये का मिलेगा। 500 मिलीलीटर यूरिया 45 किलो यूरिया के बराबर काम करेगा, ठीक है। और खेती की लागत इससे कम हो जाएगी, उपज भी ज़्यादा होगी और किसानों को जो सरकार सब्सिडी देती है यूरिया में, उससे भी पैसे बचेंगे और उससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो ये थी दोस्तों आज की खबरें। तो दोस्तों मुझे तीसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ा है, पहले मैंने रिकॉर्ड किया कम से कम 20 मिनट का, नहीं हुआ, और फिर मैंने रिकॉर्ड किया तो 5 मिनट का, वो भी नहीं हुआ। अब आई होप कि ये हो गया और आपके सामने आ जाएगा 5 बजे तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके जो प्यारे प्यारे वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। द सक्सेस के साथ यूँ ही बने रहिए।